हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने वर्णमाला और स्वर के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने व्यंजन और उसके उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा था। तो अब हम थर्ड पार्ट में व्यंजन के कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, जो जैसे कि अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सभी व्यंजन या वर्ण हम पढ़ेंगे। अब हम और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिससे कि आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना कुछ आ गया है इस वीडियो के थ्रू। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने चैप्टर के थर्ड पार्ट पर। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों। इससे पहले हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे, जो कि फर्स्ट थे। अब ये सेकंड चल रहा है अंतस्थ व्यंजन। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर वीडियो के चैनल पर जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको देखने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यंजन देखे थे, जिनकी संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने बताए थे हमने दोस्तों? 25 बताए थे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसमें से कि हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए थे। अब हम अंतस्थ व्यंजन पर हैं। अंतस्थ व्यंजन को एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या बताया था दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है तो वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पर। तो दोस्तों, हमने अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा देख ली है। तो अब हम देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से कि पहला है य, रै, लै, वै। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। जैसे कि य का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है, और रै का उच्चारण स्थान दंत मूल से होता है। लय का उच्चारण स्थान दंत मूल से होता है, और वह का उच्चारण स्थान दांत के ऊपरी हिस्से और होठ के निचले हिस्से से होता है। और दोस्तों, इनका नाम भी है, जैसे कि रै का जो नाम होता है वो क्या कहते हैं? लुंठित स्वर कहते हैं। लुंठित स्वर का मतलब होता है, जैसे कि जब उसका उच्चारण होता है तो जो जीभ होती है वो एक तरह से, जब उच्चारित होता है रै, तो जीभ जो होती है वो हल्की सी लुढ़क सी जाती है। तो इसी वजह से इसका नाम लुंठित वर्ण रख दिया। तो रै जो होता है वो एक लुंठित वर्ण होता है। पार्श्व वर्ण लय जो है क्या है? लय एक पार्श्विक वर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? पार्श्विक वर्ण होता है। दोस्तों, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पूछ लेंगे कि रै किस प्रकार का वर्ण है, या फिर ऐसे भी नहीं, ऐसे पूछ लेते हैं कि लुंठित वर्ण कौन सा होता है। तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन दे देंगे, य, रै, लै, वै। तो आपको बताना पड़ेगा कि लुंठित वर्ण कौन सा है। तो आपको पता चल गया कि लुंठित वर्ण कौन सा होता है। रै जो होता है वो लुंठित वर्ण होता है। और हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो लय होता है वो क्या होता है? लय एक पार्श्विक वर्ण होता है। क्या होता है? पार्श्विक वर्ण होता है। और यदि पूछे कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? य और वै, ये दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। दोस्तों, स्वर से मतलब ये नहीं होगा कि आप ए, आ, ई, ऊ में से सोचें कि अर्धस्वर वो होंगे। तो यहाँ पर अर्धस्वर जो होते हैं वो य और वै अर्धस्वर होते हैं। दोस्तों, जब हम आपके इसको क्विज लगवाएंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि रै क्या होता है? लुंठित, और लय क्या होता है? पार्श्विक, और य और वै क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। और दोस्तों, इनको अगर पूछ लें कि अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो यह अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और यह सघोष होते हैं। सघोष का मतलब क्या बताया था? कंपन करते हुए जो उच्चारित होते हैं वो सघोष कहलाते हैं, फिर घोष कहलाते हैं। तो सघोष है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपन करते हुए उच्चारित होंगे, य, रै, लै, वै। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आपको अब पता चल गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। य, रै, लै और वै, जो कि य का स्थान तालु से है, रै का स्थान दंत मूल से है, लै का स्थान दंत मूल से ही होता है, और वै का स्थान दांत के ऊपरी हिस्से से और होठ के निचले हिस्से से होता है। रै को लुंठित कहते हैं, लय को पार्श्विक कहते हैं, और य और वै को अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। दोस्तों, अभी हमारा थर्ड पार्ट है ऊष्म व्यंजन। अब हमने ऊष्म व्यंजन पढ़ना है। ऊष्म व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था कि जो उच्चारित करते समय मुख से
जो वायु होती है वो गर्म वायु निकले तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऊष्म व्यंजन हैं। कौन कौन से? श, से, है, से, श, से और है। तो दोस्तों श का उच्चारण स्थान तालु होता है, श षटकोण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और छोटे श का स्थान दंतमूल से होता है और है का स्थान कंठ से होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग जगह से है। जैसे कि श का तालु से है, श का मूर्धा से है, स का दंतमूल से है और कंठ से कहाँ किसका होता है जो होता है वो कंठ से होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है, श, स, ये तीनों एक ही तरह के लगते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि श का उच्चारण बड़े स का तालु से, षटकोण का मूर्धा से और छोटे स का दंतमूल से होता है। और यह किस प्रकार के होते हैं? यह होते हैं अघोष। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे वो कैसे थे? सघोष थे। और ये कैसे हैं? अघोष हैं। अंतस्थ व्यंजन कैसे थे? अल्पप्राण थे। और ये क्या है? ये महाप्राण होते हैं, ठीक है, जिसके उच्चारण करते समय जो हमारे उच्चारण है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको महाप्राण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ से पता चल गया कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम देखेंगे उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं? यह 2 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये एक तो ढ होता है, एक अड़ होता है। यहाँ पर दोस्तों ये वाला ड नहीं है, ये होता है, इसके नीचे एक बिंदी होती है तो उसको बोलते हैं अड़। और ये होता है अड़, ये होता है अड़, ये होता है अढ़, ठीक है। तो अड़ और अढ़ जो होता है ये उत्क्षेपित वर्ण होते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है। इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। और यह दोनों कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। सघोष का मतलब इनके उच्चारण के समय मुंह से कंपन करती हुई आवाज़ निकलती है, तो इसीलिए यह सघोष होते हैं। और यह जो अड़ होता है, अड़ जैसे कि पेड़ लिखते हैं पेड़, तो पेड़ में कौन सा होता है? ये उत्क्षेपित वर्ण ही लगाते हैं पेड़ में। ये देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये मोस्टली जो दोनों हमेशा जो वर्ड होता है, जैसे कि कोई भी हम वर्ड, जैसे हमने पेड़ लिखा है यहाँ पर, तो यह मोस्टली शब्द जो होते हैं ये लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि पेड़ हो गया, लेकिन अगर जैसे कि हम लिखेंगे डमरू, डमरू लिखेंगे डमरू, डमरू में यहाँ पर ये वाला ड नहीं यूज़ होता। यहाँ पर डमरू में कौन सा होता है? सिर्फ ये वाला। यहाँ पर डमरू में सिर्फ खाली ड यूज़ होता है, ठीक है, ड से डमरू। लेकिन जो ये वाला होता है ये वर्ड के लास्ट में लगे होते हैं, जैसे पेड़ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है कि स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिए हैं और संघर्षी व्यंजन पढ़ लिए हैं, ऊष्म संघर्षी वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और उत्क्षेपित व्यंजन हमने पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे संयुक्त व्यंजन के ऊपर। संयुक्त वर्ण जो होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं, यहाँ पर 2 आएगा, 2 व्यंजनों की सहायता से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर कितने व्यंजन यूज़ होते हैं? 2 व्यंजन यूज़ होंगे। व्यंजन प्लस व्यंजन इजिकल टू संयुक्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो कैसे यूज़ होंगे? जैसे कि ये हमारा अक्षय होता है, अक्षय, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसमें कै और श ये जुड़ के अक्षय बनता है। त्रय को कैसे बनाएंगे? आधा तय और रै को जुड़ के त्रय बनता है। अज्ञय को कैसे बनाते हैं? आधा जय और अण्य जुड़ के अज्ञय बनता है। और श्र को कैसे बनाएंगे? आधा शय और रै को जुड़ के श्र बनता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो हलंत, तो ये जो होता है इसके नीचे, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया है, ये वाला चिन्ह, जैसे कि हमने क्या लिखा और उसके नीचे ये वाला चिन्ह लगाया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हलंत। ये होता है हलंत। और ये हलंत का काम क्या होता है? ये होता है, इसका मतलब होता है जो ये कै है ये स्वर रहित कै है या फिर ये मात्रा रहित कै है। जब हम इसको हलंत में हम ए की मात्रा जोड़ते हैं तब ये बनता है पूरा का पूरा कै, तब हम इसको बोलते हैं कै। लेकिन जो ये हलंत है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया आधा कै, ऐसा आता है ना, देखो जैसे कि हमने कै बनाया उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये आधा कै।
बहुत से बच्चे आधा क्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हलंत का काम क्या होता है, आधा शब्द को प्रदर्शन करने का काम हलंत करता है। तो आपको पता चल गया अक्षय, त्रय, ज्ञानी और जो ये श्र होता है विच्छेद कैसे होते हैं। दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कैसे पूछ लेंगे कि आपको श्र दे दिया, कि आपको श्र दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया श्र, फिर दे देंगे इस तरह से एक और ऑप्शन दे देंगे, फिर यहाँ पर हलंत लगा देंगे दोनों में, और उसके बाद एक कुछ ऑप्शन ऐसे दे देंगे कि पूरा कै और पूरा शय लगा देंगे। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी अक्षर बनते हैं वो स्टार्टिंग में पहला जो अक्षर होगा वो आधा अक्षर होगा, उसके बाद जो दूसरा अक्षर होगा वो पूरा अक्षर होगा, उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन बनेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं आगत ग्रहित ध्वनि। कौन सी ध्वनि, आगत ग्रहित ध्वनियाँ। आगत ग्रहित ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जो कि मूल हिंदी में ना होकर वो किसी न किसी और लैंग्वेज से या फिर किसी और भाषा से हमें मिली हो, जैसे कि अरबी, फारसी, इस तरह की भाषाओं से वो हमें मिली हो, जैसे कि क, ख, ग, ज, फ। ये जो होता है इसके नीचे क्या लगा रहता है, ये बिंदु लगा रहता है, तो इसको हम आगत ग्रहित ध्वनियाँ कहते हैं। और यह है कि कौन कौन सी होती है कि अल्पप्राण होती है, ये महाप्राण होती है। ये अल्पप्राण होगी, ये अभी अल्पप्राण होगी, और ये महाप्राण होगी। और ये क्या होती है, ये अघोष होती हैं, स्टार्टिंग की दो और फिर लास्ट की दो जो होंगी वो सघोष होंगी, और लास्ट की जो होगी वो अघोष होगी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आगत ग्रहित ध्वनियाँ भी देख ली है कि कौन कौन सी होती है। तो यदि आपको ऐसे नॉर्मली पूछ ले कि आगत ग्रहित ध्वनि क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि कै के नीचे ये बिंदु लगता है, उसके बाद ये क्या बनती है, आगत ग्रहित ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरी की पूरी वर्णमाला को पढ़ लिया है। स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, उत्क्षेपित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इन सभी को देखा है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। वहाँ से आप दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव लगाना और आप देखना कि आपके कितने स्कोर बनते हैं और आपको कितना ज़्यादा वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।